दोस्तों, इंडियन नेवी ने अपनी इंसेप्शन के बाद से आज तक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम सिर्फ 35 वॉरशिप्स की फ्लीट थी, जो करंटली 150 के मार्क पर है। इसके अलावा 62 वॉरशिप्स और सबमरीन्स करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेवी का 2035 तक अपनी फ्लीट को 175 वॉरशिप्स और 2047 तक 200 तक एक्सपेंड करने का लक्ष्य है। हालांकि 1947 में इंडियन नेवी के पास कोई भी एयर आर्म नहीं थी। जनवरी 1949 में 13 इंडियन ऑफिसर्स के पहले बैच ने अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग शुरू की। मई 1953 में कोची में फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट के साथ पहले एयर स्टेशन INS गरुड़ा को एस्टेब्लिश किया गया। फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट को जून 1959 में इंडियन नेवी की पहली एयर स्क्वाड्रन INAS 550 के रूप में रिकमीशन्ड किया गया। आज इंडियन नेवी 23 एयर स्क्वाड्रन, 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करती है, जबकि नेवी का हर एक एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की एक्साइटमेंट हमेशा ही अनमैच्ड रहती है। इंडियन नेवी की 1961 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करने की शानदार हिस्ट्री रही है। इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को 1961 में कमीशन किया गया था और करंटली इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और इंडिजिनस INS विक्रांत। इसके अलावा सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है, जो अभी प्रपोजल फेज में है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस पेंडिंग है। और ये भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 5 से 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी एक्वायर किए जा सकते हैं। इससे ये स्पेकुलेशन अराइज हुई है कि इंडिया पॉसिबली जापान के कागा हेलीकॉप्टर कैरियर स्टाइल शिप्स और शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग फाइटर्स कंसीडर कर रहा है। बात करते हैं इंडियन नेवी के कुछ एयरक्राफ्ट्स की। सबसे पहले MiG-29 के जो मल्टी रोल फाइटर्स हैं, करंटली अराउंड 40 नेवी की सर्विस में हैं। देन P-8I नेपच्यून, जो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर या पेट्रोलिंग पर्पसेस के लिए है, करंटली 12 सर्विस में है। इसके बाद अराउंड 31 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो बेसिकली सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, अराउंड 14 हेलीकॉप्टर्स सर्विस में हैं। देन KA-31 जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल के लिए हैं, ये भी करीब 14 नेवी की सर्विस में है। देन MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स, इंडिया ने टोटल 24 ऑर्डर किए हैं, बट अभी करंटली 9 हेलीकॉप्टर्स ही नेवी को रिसीव हुए हैं। इसके बाद सी किंग 42 हेलीकॉप्टर्स, अराउंड 25 हेलीकॉप्टर्स सर्विस में हैं। देन सर्वेलेंस के लिए अराउंड 14 हीरोन और 2 दृष्टि 10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। देन 15 MQ-9B UAVs ऑर्डर पर हैं और 26 मरीन रफाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्द साइन होने वाला है। हालांकि ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी नंबर 7 पर है, बट अपनी ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से इंडियन नेवी इंडियन ओशियन रीजन में एक यूनिक पोजीशन होल्ड करती है और इस पावर प्रोजेक्शन और होल्ड में एयर पावर का रोल बहुत क्रूशियल है। और इंडियन नेवी की एयर स्क्वाड्रन 312 के एक फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर का कहना है कि इंडियन ओशियन रीजन से कोई भी शिप या सबमरीन INAS 312 की खबर के बिना वहां से नहीं गुजर सकती। और यह सच भी है, क्योंकि MH-60R रोमियोस की एडिशन और उनकी P-8Is के साथ इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला है। रोमियोस की डिलीवरी की बात करें तो कंप्लीट डिलीवरी 2025 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो नेवी की कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस करेगा वो है MQ-9B ड्रोन्स, जिनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया USA के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है और इनकी डिलीवरी 2029 से 2030 के बीच कंप्लीट होगी। देखा जाए तो P-8I और डॉर्नियर 228 की कुछ लिमिटेशंस हैं, पर इनको C-295 की इंडक्शन से पूरा करने के प्लान्स हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन नेवी 9 C-295 एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने वाली है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के लिए इनमें सोनोबॉयज और लाइट वेट टॉर्पीडोज फिट किए जाएंगे और इसके अलावा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो जब चाइनीज़ नेवी के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उन्होंने इंडिया के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करने वाली बाकी कंट्रीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने दावा किया था कि ये सिटिंग डक्स DF-26 जैसी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के सिर्फ एक टारगेट से दूर हैं। इसके बावजूद आज चाइना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर रहा है, लियोनिंग और शिडोंग।
और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी ट्रायल्स फेज में एंटर कर चुका है और अगले 2 से 3 साल के अंदर चाइना के पास 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। इसके अलावा चाइना के फ्यूचर में 6 कैरियर्स ऑपरेट करने के प्लान्स हैं। इंडिया में ऐसी कई डिबेट्स चल रही हैं कि क्या एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सबमरीन्स में। कुछ ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर की एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट का कंपैरिजन एक शोर बेस के साथ किया है। दरअसल INS विक्रांत की कॉस्ट अराउंड $3.1 बिलियन थी, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखें तो ये करीब 40 से 50 साल तक की है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या अचीव कर सकता है, इसका कंपैरिजन एयरबेस से नहीं किया जा सकता। सो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सबमरीन या एयरबेस से कंपेयर करना एक बहुत ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सर्वाइवेबिलिटी की। देखा जाए तो DF-26 जैसी मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए थ्रेट तो हैं, पर यह सिर्फ एकमात्र खतरा नहीं है, क्योंकि एनिमी शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए उतना ही रिस्क पोज करते हैं। पर दूसरी ओर देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट करने के लिए एनिमी को एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली तब जब एंटायर कैरियर बैटल ग्रुप मूव कर रहा होता है और हर दिन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स कवर करके लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। और अगर किसी तरीके से एनिमी एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट करने में कामयाब भी होता है और मिसाइल लॉन्च करता है, तो भी एयरक्राफ्ट कैरियर 30 मिनट के अंदर 700 स्क्वायर माइल्स के एरिया में अपनी पोजीशन चेंज करने में कैपेबल है। और इंडियन ओशियन रीजन जैसे वास्ट एरिया में एयर एसेट्स, सैटेलाइट्स और ग्राउंड बेस्ड रडार्स के साथ किसी भी मेजर नेवी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। इसके बाद बात करते हैं नेवी के कुछ कंसर्न्स के बारे में। इंडियन नेवी करंटली डेक बेस्ड फाइटर्स और शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड कई चैलेंजेस फेस कर रही है। MiG-29 केस की बात करें तो इनका सर्विसिबिलिटी रेट अराउंड 16 से 47% के बीच है, मतलब 40 में से किसी भी टाइम पर सिर्फ 7 से 19 मिग्स ही डिप्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं, जो एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर की नीड के लिए भी काफ़ी नहीं है। देखा जाए तो MiG-29 केस की सर्विस लाइफ 25 साल की है, पर सीरियस डेफिशिएंसीज को देखते हुए बहुत ही कम चांसेस हैं कि नेवी इनको 2035 के बाद सर्विस में रखेगी। बट इस शॉर्टफॉल को देखते हुए इंडिया फ्रांस के साथ 26 मरीन रफाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, जो पॉसिबली अगले 1 से 2 महीनों में फाइनल हो सकता है। बट पहला रफाइल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के कम से कम 3 साल बाद ही नेवी को डिलीवर होगा। पर ये मरीन रफाइल्स नेवी की शॉर्टफॉल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही हैं, क्योंकि नेवी कैरियर ऑपरेशंस के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स की डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, जो अभी डिज़ाइनिंग फेज में है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि TED-BF की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2028 में कंडक्ट करने के प्लान्स हैं और नेवी इनिशियली 87 एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर करेगी, बट फ्यूचर में 58 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स भी प्रोक्योर किए जा सकते हैं। TED-BF के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की फंडिंग अप्रूवल अभी पेंडिंग है, जिसके बाद ही ये प्रोजेक्ट फर्दर मूव होगा। इसके अलावा लॉन्ग डिलेड लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म्स की प्रोक्योरमेंट भी एक कंसर्न है, जो पिछले 20 साल से पेंडिंग है, और साथ ही सी किंग 42 हेलीकॉप्टर्स की रिटायरमेंट। देखा जाए तो MH-60R रोमियोस एक तरीके से सी किंग्स को ही रिप्लेस करेंगे, बट इंडियन नेवी की एक्सपेंडिंग फ्लीट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सिर्फ 24 रोमियोस काफ़ी नहीं होंगे। आज की घड़ी में देखें तो प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट के मामले में इंडियन नेवी आर्मी और एयरफोर्स के कंपैरिजन में कहीं बेटर पोजीशन पर है, पर फिर भी नेवी को अपनी इमीडिएट और प्रेसिंग नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जैसे कि TED-BF की डेवलपमेंट, लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म्स और एडिशनल हेलीकॉप्टर्स की प्रोक्योरमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को ध्यान में रखते हुए सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करना।